नमस्कार दोस्तों, हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अशोक मौर्य के ऊपर और काफ़ी दिलचस्प और यूँ कहिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ा एक प्रकार से सामग्री या यूँ कहिए काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज। और जैसा कि माना जाता है कि अशोक मौर्य को पढ़ने के लिए सबसे अधिक पेज पढ़ने पड़ते हैं इतिहास के अंदर, इतना बड़ा शासक है यहाँ पे। तो अशोक मौर्य, और जब हम अकबर को पढ़ते हैं तो जितना समय अकबर लेता है उतना समय अशोक मौर्य लेता है, इवन थोड़ा ज़्यादा लेता है। तो अशोक मौर्य पर हम बात करेंगे और काफ़ी भ्रांतियाँ दूर करेंगे, काफ़ी बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं एज इट इज़, जैसा कि हर बार करते आए, अशोक मौर्य। और अशोक मौर्य 273 और से 232, ठीक है। आप देख रहे होंगे मैंने 3 तिथियां लिखी है। 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासन रहा और 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी और 269 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ और अशोक ने विधिवत रूप से शासन करना शुरू किया। तो 4 साल का गैप क्यों रहा, हम इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। क्यों रहा गैप, इस पर बात करूं उससे पहले एक संक्षिप्त में बता दूं तो ये 4 साल का गैप इसलिए रहा था कि 4 वर्षों तक ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के दृष्टिकोण से कि उत्तराधिकारी विवाद चला था। फिर बौद्ध ग्रंथ जो है वो यहाँ पे ये बताते हैं कि 4 वर्षों तक उसने अपने उत्तराधिकारी युद्ध में 99 भाइयों की हत्या की थी। दिव्यावदान कहता है, लामा तारानाथ का बौद्ध साहित्य कहता है और महावंश ग्रंथ कहता है। लेकिन इतिहासकारों ने, आधुनिक इतिहासकारों ने इस बात का खंडन किया है कि सिवाय बौद्ध साहित्य के और कहीं पर भी इस उत्तराधिकारी संघर्ष की जानकारी हमें नहीं मिलती और न ही किसी अशोक के किसी भी अभिलेख से प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में चूंकि अशोक के 5वें शिलालेख के अंदर भी जीवित भाइयों के नामों का उल्लेख है और इस प्रकार कई सारे तर्क, तथ्य, साक्ष्य के आधार पर हम इस बात का खंडन करते हैं कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो इस बात को हम समझेंगे कि 4 वर्ष का गैप क्यों आया था। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले क्या क्या है। वही सबसे पहले अशोक का आरंभिक जीवन पढ़ेंगे और आरंभिक जीवन में इनके माता, पिता, पुत्र, पत्नियां, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर हम इनका राज्याभिषेक समझेंगे कि किस समय ये गद्दी पर आसीन हुए, पदासीन हुए। तो 273 से 269 के बीच का घटनाक्रम जो था 4 वर्षों का, वो देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे इनका साम्राज्य विस्तार, कि अपने साम्राज्य में कितना इन्होंने विस्तार किया था, उस पर बात चलेगी। और फिर लास्ट में उसके बाद हम देखेंगे इनका धार्मिक नीति, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम देखेंगे इनके प्रशासनिक सुधार और मौर्य काल के अंदर प्रशासनिक सुधारों के क्रम में अशोक ने कई सारे प्रशासनिक सुधार किए थे, वो समझने वाले हम। तो ये 5 आयामों पर हम बात करेंगे अशोक के जो अभिलेख हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेखों की जानकारी हम हासिल करेंगे कला के अंदर लास्ट में वहाँ पे, ठीक है। तो अब बात को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनके आरंभिक जीवन पर बात करूँगा, इनके प्रारंभिक जीवन पर बात करूँगा कि किस तरह से इनका प्रारंभिक जीवन जो है वो गुजरा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं प्रारंभिक जीवन के ऊपर, आरंभिक जीवन, ठीक है। अब देखिए आरंभिक जीवन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस हेतु हम बौद्ध साहित्य पर निर्भर हैं, बौद्ध साहित्य पर निर्भर है। बौद्ध साहित्य से है वो हमें
अशोक के आरंभिक जीवन की जानकारी मिलती है निर्भर है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। दूसरा, बात आती है पिता की, तो इनके पिता बिंदुसार थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिंदुसार जन्म पाटलिपुत्र में माना जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र में माना जाता है और कई सारे ऐतिहासिक स्रोतों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 304 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। ठीक है, वैसे ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि पिता कौन था, जन्म कब था, क्योंकि सारी चीज़ें विवादित हैं बिंदुसार को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि हर इतिहासकार के, मैंने आपको बहुत पहले बताया कि प्राचीन भारत की तिथियां महत्वपूर्ण नहीं हैं, बस कुछ तिथियां हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे कलिंग का युद्ध कब हुआ। ठीक है, ऐसी कुछ तिथियां हैं। मौर्य काल पूरे में जब तिथियों की बात आती है तो एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तिथि पूछते हैं, एक तिथि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच की संधि की पूछते हैं। इसके अलावा एक तिथि अशोक के राज्याभिषेक की पूछते हैं, एक तिथि कलिंग के युद्ध की पूछते हैं और एक तिथि मौर्य साम्राज्य के पतन की पूछते हैं। इससे ज़्यादा तिथियां मैंने आज तक नहीं देखी। तो 3-4 तिथियां ही आपको याद रखनी। मैं कह रहा हूँ ना, पूरी भारत में मैंने एक लिस्ट बनाई थी जब मैं पढ़ रहा था, कंपटीशन की तैयारियां करता था उस समय। तो वर्धन वंश तक जब हमने लिस्ट बनाई तो मुश्किल से 30 तिथियां बाहर निकली जो महत्वपूर्ण थी और वही याद रखी थी, आज भी वही याद है। बाकी की तिथियां बस देख के आते हैं कि भाई कौन सी तिथियां हैं, बतानी है आपको। आप पुराने पेपरों को मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि अध्ययन किया करो, तब आप पुराने पेपर्स का आज से 60 साल पहले तक के सारे पेपर अध्ययन कर लो। आपको मैं बता रहा हूँ 25 से 30 तिथियों से ज़्यादा, 25 तो बहुत ज़्यादा हो गई, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न, तिथियों से ज़्यादा प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं दिखेगा। ठीक है, इसलिए इन तिथियों पे ज़्यादा ध्यान मत देना। हाँ ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान रखना है कि भाई बिंदुसार के बाद अशोक शासक बना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि कब हुआ, क्या हुआ। ठीक है, सामान्य सामान्य घटनाएं ध्यान रखनी होती। बाकी इतना ज़्यादा अपन इतिहास में लोड लेते हैं ना, मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आते हैं, सर हमें तिथियां याद नहीं रहती, हम कैसे इतिहास की तैयारी करें। मैं कहता हूँ पूरा पेपर आप छान के मार लो, वही रट रटाई सेम तिथियाँ वापस आती है। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं मानता हूँ तिथियाँ काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इतिहास लिखा है। लेकिन अपन इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं और उसमें भी प्राचीन में तो है ही नहीं तिथियाँ, मध्यकाल में भी लिमिटेड तिथियाँ हैं, आधुनिक में ज़रूर तिथियाँ हैं, तो आधुनिक की याद भी हो जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे खुद को तिथि याद नहीं रहती, ना मैं परिभाषा याद रखता हूँ। मुझे इतिहास का फंडा पता है, अंदर का निचोड़ पता है, और उसकी बेस पे 80-90% सवाल हो जाते हैं। और कोई ऐसा अद्भुत फैक्ट आ जाता है तो वो फिर वैसे भी किसी के काम का नहीं होता। इतिहास में हर पेपर में ऐसे 5% अद्भुत फैक्ट आया करते हैं, उसके लिए हम मरेंगे थोड़ी ना। हम मेहनत कितनी करेंगे, हम मेहनत करेंगे 80-85-90% की, उन तिथियों को और उन उभरते हुए फैक्ट को छोड़ के बाकी हम प्रश्न गलत करने देंगे नहीं। तो ये क्या हमारा ऐसा रहता है। ठीक है, तो विषय के प्रति अवधारणा नहीं बनानी है कि इतिहास तिथियों के इर्द गिर्द रहता है, ऐसा नहीं है। इतिहास एक प्यारा सब्जेक्ट है, बस पढ़ाने वालों ने इतना जटिल तरीके से पढ़ाया है, लिखने वालों ने इतना गंदे तरीके से लिखा है कि इतिहास बोरिंग हो गया। इतिहास के प्रति लोगों की रुचि है उठने लगी। अब हम वापस प्रयास कर रहे हैं कि इतिहास के प्रति बच्चों की रुचि वापस बने, और अब इतिहास के प्रति रुचि वास्तव में बन भी रही है। चलो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गए। तो पिता का नाम बिंदुसार था और जन्म पाटलिपुत्र में हुआ और 304 ईसा पूर्व में हुआ, ऐसा मानते हैं। ये मैं इसलिए बताया कि कहीं 302 भी लिखा हुआ आ जाए ना, तो आपको ऐसे उत्तेजित नहीं होना है। 302 है तो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपसे पूछेगा नहीं 304 और 2 का। मैंने जिस पुस्तक में पढ़ा 304 आ गया, मैंने रामशरण शर्मा में 304 देख लिया, वो आपको यहाँ बता दिया। आप किसी नई किताब को देखोगे जहाँ 301 भी आ सकता है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ऐसे प्रश्न कभी भी परीक्षाओं में नहीं आते, ये तिथियाँ फिक्स नहीं है, तय तिथियों पे दिक्कत होती है। ठीक है, अब बात आती है इनकी माता जी का नाम। अब पहले समय राजाओं की रानियाँ बहुत होती थी। अब महावंश ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो महावंश ग्रंथ क्या कहता है? महावंश ग्रंथ ये कहता है कि बिंदुसार के 16 रानियाँ थी
और इन 16 रानियों के एक प्रकार से 101 पुत्र थे। अब 16 रानियां थी, 101 पुत्र थे, तो रानियां बहुत ज़्यादा थी। तब अशोक किसका पुत्र था, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया। बाप का तो कोई दिक्कत नहीं है, रानियां बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो माता का नाम क्या था। अब कोई कहता है कि इनके माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक वादन ग्रंथ ये कहता है सुभद्रांगी चंपा के अंदर एक ब्राह्मण कन्या थी, ठीक है, उससे अशोक की उत्पत्ति हुई थी, अशोक उससे उत्पन्न हुए थे, ऐसा कहते हैं। यूरोपियन इतिहासकार टॉर्न कहते हैं कि ये अशोक हेलेना का पुत्र था। हालांकि इतना ठीक नहीं है, फिर भी आता है। महाबोधि वंश कहता है कि अशोक धर्मा का पुत्र था। इसके अलावा दिव्यावदान कहता है कि अशोक जो है वो आपके जन कल्याणी का पुत्र था। 4 आते हैं। फिर हमारे इतिहासकारों ने क्या किया कि धर्मा और जन कल्याणी इसका तादात्म्य बिठाया जाके सुभद्रांगी से, तो कहा कि सुभद्रांगी के ही नाम है। जो महाबोधि वंश ने धर्मा कहा और दिव्यावदान ने इसको जन कल्याणी कहा, क्योंकि जन कल्याण प्रिय विषय था उनका, जनता का कल्याण करना। और टॉर्न का जो तथ्य है वो वहीं पे झुठला दिया जाता है कि वो हेलेना का पुत्र था, क्योंकि हेलेना चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, बिंदुसार की थी नहीं। हालांकि दिव्यावदान ने एक जगह जरूर लिखा है कि वो बिंदुसार की पत्नी थी। एक अशोक सीरियल आया था, पहले सीरियल आया था बीच में, तो उसमें जस्टिन को इसका बेटा बता दिया गया हेलेना का, और हेलेना को बिंदुसार की पत्नी बता दी गई थी। तो ये सीरियल वाले तो क्या अपना रोमांस के लिए कुछ भी मसाला मिक्स करके डाल देते हैं, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो जिस तरह से बिंदुसार को हमने दुर्धरा का पुत्र बताया था, वैसे ही अशोक को हम सुभद्रांगी का पुत्र बताएंगे, ठीक है, और यही ऑथेंटिक है। तो क्या क्या नाम आते हैं, देखिए। पहला नाम आता है सुभद्रांगी, ठीक है। कौन कहता है ये? अशोक वादन कहता है, अशोक वादन ग्रंथ के अनुसार। इस ग्रंथ में यह भी लिखा है कि यह चंपा की ब्राह्मण कन्या थी, और ये भी बताते हैं कि यह आजीवक संप्रदाय की बाद में अनुयायी हो गई थी, ठीक है, अनुयायी हो गई थी। इनका थोड़ा ध्यान रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनके बारे में ये माना जाता है कि अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। अशोक के देखो सारे साहित्य में 4 पुत्रों की जानकारी मिलती है। सॉरी, वो अपन आगे देखेंगे, यहाँ पे कहाँ आ गए हम अशोक के पुत्रों में, वो फिर उसमें जाता सीधा अशोक के परिवार में, वो अपन बाद में देखेंगे। तो अशोक वादन ग्रंथ सुभद्रांगी कहता है। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट जो आता, मैंने कहा हेलेना का लिख सकते हैं हम, और धर्मा का लिख लेते हैं। चलो, धर्मा, इसको ऐसे धम्मा भी कहा गया क्योंकि पाली भाषा में मात्रा नहीं लगती, ठीक है। और यह बात जो है वो कही महाबोधि वंश ने कही है, ठीक है। हालांकि आगे के इतिहासकारों ने जब निष्कर्ष निकाले तो उन्होंने कहा कि सुभद्रांगी का नाम ही धम्मा था क्योंकि वो धर्म के कार्य करती थी। लेकिन हाँ, हमें सबके नाम याद रखने हैं। इसके बाद में तीसरा नाम आया जन कल्याणी। वो जन कल्याण प्रिय रानी थी, इसको इसलिए जन कल्याणी नाम दिया गया। ये दिया गया दिव्यावदान में। जनपद कल्याणी, ये नाम किसमें मिलता है? दिव्यावदान में, ठीक है, दिव्यावदान में इसका नाम मिलता है। अब ये 2 नाम मिलते, बस मैं इतना कहूंगा कि कुछ इतिहासकार जो है, मैं इसको लिख लेता हूं आगे। इतिहासकार उक्त दोनों नाम सुभद्रांगी के ही बताते हैं। जो भी है,
लेकिन हमें इसको ऐसे ही याद रखना है। क्यों? क्योंकि बाय द वे सुभद्रांगी ना आए परीक्षा में और सीधा ऐसे ही आ जाए कि अशोक की माता का नाम धर्मा किस ग्रंथ ने बताया है, तो फिर महाबोधि वंश आ जाएगा। ठीक है। और चौथा जो माता का नाम आता है वो आता है हेलेना। ठीक है, हेलेना। और ये कहा है टॉर्न महोदय ने, टॉर्न महोदय ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका सवाल कैसे बनता है, इसमें कभी भी चारों ऑप्शन एक साथ आके ऐसे नहीं कहते कि अशोक की माता इसमें कौन थी। इसमें यहाँ तो ऐसे सम्मिलित करो में आता है कि निम्नलिखित में से किसने, किस ग्रंथ ने किस माता का नाम क्या बताया, फिर ऐसे सम्मिलित करो में आ सकता है। या किसी एक को उठा के पूछ सकते हैं। ठीक है, कि अशोक की माता का नाम अशोक वादन ग्रंथ के अनुसार क्या है, या महाबोधि के अनुसार क्या है, या दिव्यावदान के अनुसार क्या है, या फिर टॉर्न महोदय ने क्या बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो माता के 4 नाम मिलते हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं, बस इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपके पिता माता। अब आते हैं अपन पत्नियों के ऊपर। पत्नी अशोक की। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों की जितनी भी जानकारियां हैं उन सारी जानकारियों को हम अगर कॉन्क्लूड करते हैं तो पता चलता है कि अशोक की 5 पत्नियां थी। अशोक ने 5 विवाह किए थे। अब और कितने किए हमें नहीं पता, लेकिन 5 विवाहों का जिक्र मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य से हमें मिलता है। उन 5 पत्नियों से अशोक को 2 पुत्रियां हुई और 4 पुत्र थे। 2 पुत्रियों में एक संघमित्रा थी, एक चारुमती थी। ठीक है, और जहाँ तक पुत्रों की बात आती है तो पुत्रों में उनके एक महेंद्र था, एक आपके कुणाल था, एक आपके तीव्र था जिसका नाम अभिलेख में मिलता है, और एक जालोक था जो राजतरंगिणी उसका उल्लेख करती है। तो 6 संतानें बताई जाती है 5 पत्नियों से। 5 पत्नियों में एक देवी और महादेवी का नाम आता है। देवी भी कहा है, महादेवी भी कहा है। और आसिंदवती का नाम आता है जो कि प्रिय रानी बताई जाती है। पद्मावती का नाम आता है, तिस्रक्षिता का नाम आता है, और कुरुवाकी का नाम आता है। 5 रानियां थी और ये 5 रानियों से 6 संतानों की उत्पत्ति हुई। इसकी जानकारी भी हम पढ़ेंगे क्योंकि अशोक के परिवार से कई सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, कुरुवाकी का पूछा जाता है, तिस्रक्षिता का भी पूछा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो हम बात करेंगे अभी यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों से अशोक के 5 विवाहों का उल्लेख है, जिनसे 4 पुत्र व 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। ठीक है, ये एक प्रकार से सामान्यतः आपको पता चलेगा कि कितनी शादियां हुई। अब अपन एक एक रानी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके असंधिमित्रा। ठीक है, अब देखिए लंबे समय तक यूं कहिए कि असंधिमित्रा लंबे समय तक अशोक की राजमहिषी रही। अशोक की पटरानी आप कह सकते हो, पटरानी रही। ठीक है, असंधिमित्रा, इसके बारे में ये बात आपको याद रखनी है कि लंबे समय तक ये आपकी इसकी है वो राजमहिषी रही थी, लंबे समय तक ये इसकी रानी रही थी। इसका आपको ध्यान रखना है। और ख़ास बात क्या थी, इसी की यूँ कहिए कि दासी के रूप में तस्यरक्षिता थी, ऐसा माना जाता है। इसकी नृत्यांगना या आप कह दो
दासी थी तिस्रक्षिता। कुछ पुस्तकों में ये लिखा है कि ये श्रीलंका की राजकुमारी थी, कुछ जगह ये भी लिखा है। और इसके संबंध में कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं तिस्रक्षिता की। तिस्रक्षिता में हम आगे बात करेंगे, आगे तिस्रक्षिता भी इसकी रानी रही है, तो उस पर बात करेंगे हम। तो असंधि मित्रा, ये बात याद रखनी है आपको पहले पॉइंट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कुरुवाकी। कुरुवाकी, ठीक है। कुरुवाकी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना भी चाहिए कि कुरुवाकी ने रानी का लेख लिखवा के अशोक को दिया था, और अशोक के नाम का रानी का लेख लिखवाया था इलाहाबाद के अंदर। हम अशोक के अभिलेखों में इसको पढ़ने वाले हैं आगे। तो रानी का लेख लिखवाया था इसने, कुरुवाकी का लेख है वो। उस लेख की खास बात क्या थी विद्यार्थियों? वो लेख अशोक का एकमात्र ऐसा लेख है जिसमें अशोक के किसी पुत्र का नाम उल्लेख हुआ है। अशोक के किसी भी अभिलेख में किसी भी पुत्र का नाम उल्लेख नहीं है सिवाय तीवर के। इसे तीवल भी नाम दिया है, तो तीवर का उल्लेख कुरुवाकी के अभिलेख में हुआ है। और इसलिए हम कहते हैं कि कुरुवाकी की जो संतान थी वो तीवर थी, और एक पुत्री थी जिसका नाम चारुमती था। इसलिए ये हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे कि कुरुवाकी के बारे में, ठीक है। तो मैं आ रहा हूँ मेन पॉइंट के ऊपर। इसने रानी का लेख लिखवाया, आजकल इलाहाबाद में है, कौशाम्बी के अंदर था पहले। इसके बारे में अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। आज मैं रानी के लेख के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटा के नहीं लाया हूँ, वो होमवर्क हम तभी करेंगे जब रानी का लेख पढ़ेंगे। इसने रानी का लेख लिखवाया, ठीक है। इसकी 2 संतान थी, तीवर ये पुत्र था और चारुमती पुत्री थी, ठीक है। इसका विवाह नेपाल के देवपाल से कर दिया था। नेपाल के साक्ष्यों से पता चलता है देवपाल से विवाह। और अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित एकमात्र नाम, ठीक है, संतान का है ना। बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रश्न पूछते हैं इसका। तो ये 2 संतान थी इसकी। कुरुवाकी की बात कर रहे थे हम। अब हम आते हैं कुरुवाकी के बाद में, कुरुवाकी का हो गया कौशाम्बी लेख वगैरह, ठीक है, कौशाम्बी लेख। अब तीसरा नाम आता है आपके पद्मावती का। पद्मावती, ठीक है, पद्मावती ये भी पत्नी थी इनकी, रानी थी। और पत्नियां तो हमारे जैसों की होती है, सामान्य आदमियों की, इनकी तो रानियां होती है, ठीक है। पद्मावती, इसका पुत्र कुणाल हुआ। कुणाल, इसका पुत्र कुणाल था, ठीक है। ये देखो कितने पुत्रों के नाम आ गए, 2 के आगे, तीवर का आ गया और कुणाल का आ गया। कुणाल की कहानी कुछ यूँ है कि कुणाल को धर्म विवर्धन कहते थे, और कुणाल को अशोक के समय तक्षशिला का गवर्नर जनरल बना के भेजा था, ठीक है। तक्षशिला इलाका जो है वहाँ इसको भेजा था, आप देख लीजिए, यहाँ पे भेजा था गवर्नर बना के तक्षशिला के अंदर। लिखा तो नहीं है लेकिन इस जगह पे था यहाँ पे, ठीक है। मैं दूसरा मैं अपने पास और भी है, यहाँ भेजा था, यहाँ गवर्नर जनरल बना के भेजा था। और जब यहाँ पे
तक्षशिला में कुणाल गवर्नर था, उस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और गांधार इलाके में विद्रोह हुआ था। और कुणाल ने बड़े यूँ कहिए कि सधे हुए तरीके से, बड़ी स्फूर्ति के साथ में, बड़े प्रभावी तरीके से उस विद्रोह का दमन कर दिया था। और इस विद्रोह का जब दमन किया तो उस दमन के बाद में पुरस्कृत करने के लिए एक राज आदेश अशोक के दरबार से कुणाल की तरफ भेजा गया। जब राज आदेश लिखा गया, लिखने के बाद जब दूत को भेजा तो उस दूत को तिस्यरक्षिता ने अपने पास बुलाया और तिस्यरक्षिता ने उस दूत से उस राज आज्ञा को लिया और उसमें एक छेड़छाड़ कर दी। ठीक है, और छेड़छाड़ जो की वो अधियात्र था, उसको अ के ऊपर न लिखकर अंधियात्र ऐसा करके कुछ कर दिया था। उस छेड़छाड़ के बाद में पहले तो पुरस्कार का नाम था और बाद में एक आधी बिंदी छेड़छाड़ की तो अंधियात्र ऐसा नाम जब आया, उसका मतलब होता है कि अंधा कर दो इसको। और उस राज आज्ञा को लेकर दूत पहुंच गया कुणाल के वहाँ पे, यहाँ पे तक्षशिला में। और जब कुणाल के पास में पहुंचा तो वहाँ का अधिकारी जो महामात्र था वो भी दुविधा में पड़ गया और कुणाल भी चिंता में पड़ गया कि राजा ऐसे आदेश कैसे दे सकता है कि इसकी आंखें निकाल दो, लेकिन आप आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। और उसके बाद यूँ कहते हैं कि अशोक की कुणाल की आंखें निकाल दी गई। ठीक है, आंखें क्यों निकाली, इसके पीछे की कहानी ये है कि तिस्यरक्षिता जो कि अशोक की रानी थी, ऐसा माना जाता है कि असंधिमित्रा की मृत्यु के बाद में तिस्यरक्षिता को अपनी रानी बना लिया था अशोक ने। और वो उम्र में काफ़ी छोटी थी, 16-17 साल 18 साल की उम्र थी और अशोक की उम्र काफ़ी बड़ी थी और अशोक उस समय काफ़ी बौद्धों के भी प्रभाव में थे। ऐसी स्थिति में वो रानी जो है वो अशोक से ज़्यादा कुणाल पर एक प्रकार से आकर्षित थी। कुणाल अशोक का पद्मावती का पुत्र था और उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी। और इससे क्या हुआ कि एक दिन तिस्यरक्षिता ने कुणाल से कह ही दिया कि मैं आपके साथ में इस प्रकार से संबंध बनाना चाहती हूँ। और जब कुणाल को कहा कि मैं संबंध बनाना चाहती, तो कुणाल एक नैतिक रूप से दब गया कि आप तो मेरी माता जी जैसे सौतेली माता है वो तो, और ऐसी स्थिति में मैं ये कृत्य नहीं कर सकता। और इस ऐसे मना करने के बाद, क्योंकि जब ऐसे मना कर दिया जाता है ना तो एक ना के बाद में शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। अब जब कुणाल एक समय उसका सबसे प्रिय था, वो अब उसका सबसे बड़ा शत्रु हो गया था। इस वजह से वो उसकी आंखें निकलवाना चाहती थी। और फिर तिस्यरक्षिता ने इस राज आदेश के साथ छेड़छाड़ करके राज आदेश पहुंचा दिया और वहाँ पे तिस्यरक्षिता के उसी छेड़छाड़ के कारण कुणाल की आंखें निकाल दी गई। और जब कुणाल की आंखें निकलवा दी गई उसके बाद में कुणाल अंधा हो गया और फिर कुणाल जो है वो अपनी पत्नी जो है उसके साथ में वो निकल जाता है। और कुणाल जब अपनी पत्नी के साथ निकला तो वहाँ से उसने तक्षशिला छोड़ दिया था, क्योंकि अब तक्षशिला में रहने का कोई सेंस है वो नहीं था। ठीक है, और तक्षशिला छोड़ने के बाद में फिर वो दर दर भटकता रहा और भटकते भटकते, अच्छा उसने तक्षशिला छोड़ने के बाद में वीणा सीख लिया था अपनी पत्नी कंचनमाला के साथ में। और फिर भटकते भटकते एक बार वो भूख मरने जैसी हो गई थी और वो मगध में आ जाता है। और फिर आगे मान्यता ये कहती है कि इतना खूब बढ़िया मधुर वीणा बजाता था कि अशोक को जब पता चला, अशोक ने उसको बुलाया और उसने उसके सामने जब वीणा बजाया अशोक के सामने, तब अशोक ने पूछा कि इतना अच्छा बजाते हो, बताओ क्या चाहिए तुझे। तो कि बस एक काकिनी के लिए मैं मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। काकिनी उस समय मुद्रा थी, मैंने आपको बताया था महास्थान शाहगोरा के अंदर कि काकिनी मुद्रा का नाम लिखा हुआ था कि काकिनी के लिए मैं मर रहा हूँ। तो अशोक उसका गलत अर्थ समझ गया। काकिनी का मतलब ज़मीन भी होता है। अशोक को लगा कि उसको ज़मीन चाहिए। तब उसने पूछा कि ज़मीन क्यों चाहिए, नेत्रहीन शासक कैसे करेगा, कैसे शासन करेगा। तब उसने कहा कि मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरा एक पुत्र है, संप्रति नाम है उसका, हम संप्रति को भी पढ़ते हैं आगे, संप्रति नाम है उसका, उसके लिए मुझे काकिनी चाहिए। उसका मतलब था कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। अशोक उसको ज़मीन समझ गया। और गीतों में वीणा बजाते बजाते जब उसका परिचय पूछा गया तब उसने बता दिया कि मैं बिंदुसार का पौत्र हूँ, अशोक महाराज अशोक का पुत्र हूँ मैं। अशोक को बड़ा गिल्ट फील हुआ अंदर से और उसको लगा कि मैं मेरे पुत्र के साथ भी न्याय नहीं कर पाया। फिर उसको एक
भूमि का क्षेत्र दिया गया, मैं आगे संप्रति में बताऊंगा कौन सी भूमि दी थी, क्षेत्र दिया गया, और उसके बाद राज आदेश लाकर तिस्य रक्षिता की को मृत्यु दंड दिया गया और तिस्य रक्षिता मारी गई। और फिर कुणाल जो है वो आपके यूँ कहिए कि अपने पुत्र के साथ वहाँ से चला गया। तो ये पूरी कहानी जो है वो हमें बौद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। तो एक कुणाल किसका पुत्र था? पद्मावती का पुत्र था, और कुणाल का पुत्र संप्रति था। कुणाल की पत्नी कंचनमाला, पुत्र संप्रति, ठीक है। ये मैंने कुणाल की कहानी सुना दी आपको। देखो कहानियाँ परीक्षा में नहीं आती, मैं हमेशा कहता हूँ, बस कहानियाँ तो ठीक है, कहानियों के जरिए कई सारे फैक्ट याद हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको शक्टार की कहानी सुनाई थी नंदवंश के अंदर, तो आपको शक्टार भी याद हो गया, बहुत सारी चीज़ें याद हो गई। इस कहानी से आपको तिस्य रक्षिता, कुणाल, संप्रति, कंचनमाला, तक्षशिला विद्रोह, ये सारी बातें इस समय आपको पता चल गई, ठीक है। तो कहानी से बस फैक्ट याद करवाने का मेरा मतलब होता है, ताकि फैक्ट दिमाग में आपके कहानी फॉर्मेट में बैठ जाए। ये इनकी तीसरी पत्नी थी। उसके बाद में आता चौथी पत्नी, ठीक है। चौथी पत्नी की अगर मैं बात करूं तो वो थी आपकी तिस्य रक्षिता, ले लेते हम। रक्षिता, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट तो मैंने सारी बातें इसके बारे में बता दी, बस दो बातें आप इसकी ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि कुणाल की आंखें निकलवाई, ठीक है। कूट आदेश के जरिए, कूट आदेश क्या था? अंधीय ताम करके, अधीय लिखना था, उन्होंने क्या किया, आदेश के ऊपर ये बिंदी करके अधि को अंधी करवा दिया, मतलब आंखें निकाल दो, कूट आदेश की सहायता से। ये इसने क्या किया, इसकी आंखें निकलवा दी, ठीक है। और इस कारण अशोक ने इसको मृत्यु दंड दे दिया था। वो कहानी मैंने पूरी बता दी आपको। अशोक ने मृत्यु दंड दिया, ठीक है। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। एक ये कहा जाता है कि इसने श्रीलंका के राजकुमार तिस्य की रक्षा की थी सांप से, सर्पदंश से, इस वजह से इसको तिस्य रक्षिता कहा जाता है, ठीक है। और बाद में जब धर्म प्रचारक भेजे, और इनका श्रीलंका का और अशोक का सीधा आपको पता है कि प्रत्यक्ष संबंध था, धर्म प्रचारक भी भेजे थे, इससे पहले से भी संबंध था, और बोधि वृक्ष की टहनी भी भेजी थी वहाँ पे, आपको पता होगा। तो संबंध पहले से ही थे। तब कहते हैं कि श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका से इसको भेजा गया था अशोक के दरबार में, ठीक है। और असंध मित्रा की यह नृत्यांगना दासी के रूप में नियुक्त किया था। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि राजकुमार तिस्य की जान बचाई थी। इसका नाम असली ये नहीं था तिस्य, ये श्रीलंका का था, की जान बचाई थी। इसलिए इसको तिस्य रक्षिता कहा जाता था और इसको भेजा गया था यहाँ पे, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि अब कुणाल ने जब मना कर दिया विवाह से और अशोक बौद्ध हो गया था, तो इसका अशोक का बौद्ध होना इसको हमेशा से अखरता था। तब इसने गुस्से में वहाँ पे अशोक का बोधि वृक्ष कटवा दिया था। कटवाया नहीं, कुल्हाड़ी से नहीं कटवाया था। कहते हैं कि वहाँ पे उसने ऐसे जीव डलवाए थे अपने अधिकारियों से कि ऐसे कीड़े डाल दो कि वो पौधा अपने आप वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अशोक का बोधि वृक्ष इसने कटवाया था, ऐसा कहा जाता है। अशोक का क्या बोधि वृक्ष कटवाया था। ये वही वृक्ष था जिसके नीचे उसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी।
और बौद्ध धर्म के अंदर मैं आपको बताया था अच्छे तरीके से कि बौद्धि वृक्ष की 6ठी पीढ़ी चल रही है, ठीक है। किस किसने कब कब कटवाया, ये सारी बातें मैं बौद्धि वृक्ष के अंदर भी बता चुका हूँ। वहाँ भी मैंने साहित्य से रक्षिता का नाम बताया था आपको। तो बौद्धि वृक्ष कटवाया था, इस वजह से इसको पढ़ा जाता है, याद किया जाता है, ठीक है। तो ये तिस्य रक्षिता की पूरी बातें थी। और अब 5वीं रानी जो है वो देवी या महादेवी भी कहते हैं इसको, महादेवी, ठीक है, देवी या महादेवी। इसकी जानकारी मिलती महावंश पुस्तक से। महावंश ने क्या लिखा है कि यह यूं कहिए कि विदिशा की थी, विदिशा मध्य प्रदेश अवंती के आसपास की थी। और अशोक जब अवंती में राजकुमार था उस समय इससे इसने शादी कर ली थी, इसलिए इसको अशोक की पहली शादी माना जाता है, देवी से मानी जाती है। इसने उसी समय शादी कर ली थी। और फिर अशोक जब शासक बन गया और पाटलिपुत्र आ गया, उसके बाद कहते हैं कि यह विदिशा से कभी भी पाटलिपुत्र नहीं आई और बौद्ध बन गई थी। और फिर बौद्ध बन गई थी और उसके बाद में इसने कई बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। और इसी की संतान थी महेंद्र और संघमित्रा, और उसको बौद्ध धर्म के दूत के रूप में अशोक ने श्रीलंका भेजा था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। महावंश इसकी जानकारी देता है। इसकी जानकारी देता है, ठीक है, महावंश इसकी जानकारी देता है। और यह विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री थी। श्रेष्ठी का मतलब होता है व्यापारी, ये वैश्य थी, श्रेष्ठी की पुत्री। इस कारण कभी भी पटरानी नहीं बन पाई, पटवानी के लिए राजकुमारी होना पड़ता था, इस कारण पटरानी नहीं, ठीक है। और महेंद्र व संघमित्रा इसी की संतान थे। ठीक है। चौथा, विदिशा में इसने बौद्ध विहार बनाए थे। लास्ट में क्या, बौद्ध धर्म की तरफ बनाए, ठीक है। और अशोक की पहली पत्नी थी, अशोक की प्रथम पत्नी थी। इसके वियोग में अशोक लंबे समय तक रहा था, ऐसा भी कई सारा बौद्ध साहित्य बताता है कि इसके वियोग में अशोक लंबे समय तक रहा था। और इसी वियोग की जानकारी जो है वो हमें ये पुस्तक जो है आपके महावंश, ये हमें इस वियोग के बारे में जानकारी भी देती है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें ध्यान रखनी थी। ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये पत्नियां हो गई। अब बच्चों के बारे में बात करेंगे ना, तो देखो आप, एक ये संतान हो गई इसकी यहाँ पे, हाँ, महेंद्र और संघमित्रा। तो कुणाल 3 और तीवर और चारुमती, ये 5 हो गए। एक बच गया, छठा। यहाँ पे एक मैं और भी नोट करके आप लिखवा दूंगा कि राजतरंगिणी के अनुसार, तरंगिणी एक मिनट, लिखना ही भूल गया मैं तो आजकल। तरंगिणी, हाँ, तरंगिणी, अब ठीक है। राज तरंगिणी के अनुसार जालोक, अब ये कश्मीर में उस समय था, अशोक का पुत्र था, अशोक का पुत्र था।
ठीक है, तो ये 6 संतान हो गई। अच्छा हो गई। 1, 2 और 3 तीवर और कुणाल, 4 हो गए लड़के, चारुमती और संघमित्र, ये हो गए 6। तो ये इनका पूरा का पूरा परिवार था जो हमने अभी पढ़ लिया। तो परिवार में ध्यान रखना, इनके जीवन परिचय में प्रश्न बनते हैं, और अगर बने तो फिर अब इस परिवार से संबंधित कोई भी बातें पीछे रही नहीं। अब मैं बात करता हूँ इसके राज्याभिषेक की। ठीक है, आरंभिक जीवन यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब 500 अब राज्याभिषेक की बात करते हैं। राज्याभिषेक देखिए, 273 में बिंदुसार की मृत्यु हुई और वर्ष 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु हुई एवं 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक का एक मिनट, अशोक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ। ऐसे में मध्य के 4 वर्षों के अंतराल पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। ठीक है, अब यहां पे 2 मत आते हैं। केपी जायसवाल, जब हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पढ़ते हैं तो काशी प्रसाद जायसवाल का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। हिंदू पॉलिटी ग्रंथ लिखा था उन्होंने। और जब साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारतीय अतीत के गौरव को धूमिल करने का जब कार्य शुरू किया, भारतीय अतीत के ऊपर प्रश्न खड़े किए, भारतीय अतीत को इतना नीचा गिरा हुआ दिखाने का जब प्रयास किया, विंसेंट स्मिथ से लेकर जेम्स मिल से लेकर बहुत सारे इतिहासकार, इन सभी ने भारतीय अतीत के गौरव को इतना घटिया निम्न तरीका का बताया कि भारतीय लोग अपने आप के इतिहास पर शर्मिंदा महसूस करें। तो जब साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास पर इस तरह से निम्न हरकतें करके भारतीय इतिहास को जब सबसे नीचा और निम्न स्तर का दिखाना शुरू किया, तब उसके जवाब में, साम्राज्यवादी इतिहासकारों के जवाब में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन स्टार्ट हुआ, जिसने अतीत के गौरव का उल्लेख किया और साम्राज्यवादी इतिहास के लेखन को जवाब दिया था। मील और विंसेंट स्मिथ के लेखन को जवाब देने के लिए काशी प्रसाद जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी ग्रंथ लिखा था। ये हम इतिहास दर्शन में पढ़ते हैं कॉलेज लेक्चरर के अंदर, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के अंदर। और हिंदू पॉलिटी जब ग्रंथ लिखा, उस हिंदू पॉलिटी ग्रंथ के अंदर विद्यार्थियों ऋग्वेद काल से लेकर और प्राचीन काल, पूरे प्राचीन काल का गहन अध्ययन करके और केपी जायसवाल ने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के एक एक प्रश्न का है वो जवाब दिया और उनकी एक एक बात का खंडन करके और अतीत के गौरव को पुनः स्थापित करने का एक सफल प्रयास किया था। और इस कड़ी में उन्होंने हिंदू पॉलिटी में अशोक के ऊपर भी एक बात लिखी, कई सारी बातें लिखी। एक बात लिखी कि ये 4 साल जो थे, यहाँ पे कोई उत्तराधिकारी संघर्ष नहीं हुआ था, बल्कि इस 4 सालों में अशोक की उम्र पूरी नहीं थी, 35 वर्ष की उम्र नहीं हुई थी अशोक की। इस वजह से उस उम्र को पूरा करने के लिए
अशोक ने 4 सालों का वेट किया था। इसीलिए आरसी मजूमदार क्या लिखते हैं, रमेश चंद्र मजूमदार लिखते हैं कि रमेश चंद्र मजूमदार भी राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, लेकिन उन्होंने अति का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मैं विंसेंट स्मिथ का इसलिए विरोध करता, उसने भी अति कर दी। मैं मील का भी इसलिए विरोध करता हूँ, उसने भी अति करके भारतीय इतिहास को नीचा दिखा दिया। मैं केपी जायसवाल का भी विरोध करता हूँ, क्योंकि उसने थोड़ी अतिशयोक्ति, अतिरंजना लिख ली, बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लिख लिया, जैसा था नहीं। अब 4 वर्ष तक क्या किया, ये प्रश्न तो शोध योग्य है, लेकिन उम्र 35 वर्ष नहीं हुई थी, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। केसी श्रीवास्तव ने शायद गलती से 35 की जगह 25 वर्ष लिखा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। लंबे समय हो गया उसको पढ़े हुए, तो एक पुस्तक ने 25 वर्ष लिखा है, और लेकिन केपी जायसवाल का मूल स्रोत 35 वर्ष बताता है। वैसे 35 ही ठीक बैठ रहा है, क्योंकि 304 से 269, 31 और 4, 35 ही ठीक बैठ रहा है। तो एक मत तो ये आता है, ठीक है। पहला मत क्या कहता है, केपी जायसवाल क्या कहते हैं? केपी जायसवाल ये कहते हैं कि इन 4 सालों में उसकी आयु जो है वो पूरी नहीं हुई थी। जायसवाल क्या कहते हैं कि अशोक की उम्र 35 वर्ष थी नहीं। अब इस हिसाब से तो बाकी वाले भी सभी 35 वर्ष के होंगे, ठीक है। उम्र 35 वर्ष पूर्ण नहीं हुई थी, इस कारण 269, 4 साल बाद बीसी में सम्राट बना, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये आता है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा तर्क क्या है इसका? बौद्ध ग्रंथ महावंश को बीच में लाएंगे हम। महावंश के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियों के 101 पुत्र थे। 101 पुत्र थे, जिनमें 99 की हत्या करके अशोक सम्राट बना। बौद्ध ग्रंथों की बड़ी मजबूरी है बेचारों की, कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जब भी कोई शासक बौद्ध बनता था तो उससे पहले ये लोग उसको इतना दरिंदा किस्म का दिखाते थे कि वो सबसे घटिया इंसान था, सबसे बेकार इंसान था। बौद्ध धर्म के बाद में वो महान इंसान हुआ, धर्मराज इंसान हुआ। आप किसी भी शासक को उठा के देख लेना, बौद्ध साहित्य ने उस शासक को हमेशा से मानवता का विरोधी इंसान बताया है। 99 भाइयों की हत्या की बात को कोई स्वीकार नहीं करता है, लेकिन महावंश ने बताया है। अच्छा, ये सारे बताते, दिव्यावदान ने भी बताया है कि 2 भाइयों को छोड़ के सबकी हत्या कर दी। नहीं, 2 भाइयों के नाम बताए, बाकी सबकी हत्या कर दी। तारानाथ है, वो भी बौद्ध साहित्य ही है, उसने भी कहा कि 6 भाइयों की हत्या की थी, लेकिन हत्यारा तो सभी स्वीकार करते हैं। चंड अशोक, काम अशोक नाम दिया। काम अशोक का मतलब जो हमेशा विलास में डूबा रहता हूँ, काम क्रिया में डूबा रहता हूँ, क्योंकि उस समय तक वो शैव था पहले। तो जब वो ब्राह्मण मत अनुयायी था, या यूं कहिए कि हिंदू धर्म में था, तब तक तो वो चंड प्रकार का था, सबसे बेकार इंसान था। लेकिन जैसे ही वो बौद्ध धर्म में आया तो उसके बाद वो धर्मराज हो गया, और फिर उसने शस्त्र अस्त्र नहीं उठाए। ऐसा कैसा उसने, आप पीछे जितनी भी इतिहास उठा के देखोगे हर जगह हुआ। अच्छा, जिसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया उसको उन्होंने लगातार ऐसा ही दरिंदा दिखाया, जैसे पुष्यमित्र सुंग को दिखाया है।
एक जगह लिखा कि पुष्यमित्र संघ ने एक घोषणा की थी कि जो भी बौद्ध भिक्षु का सिर लाके देगा उसको 1000 दिनार दी जाएगी, लेकिन उस समय दिनार मुद्रा भी प्रचलन में नहीं थी। तो बौद्ध साहित्य पर ज़्यादा विश्वास हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा कि किस साहित्य ने क्या लिखा। हमें एक इतिहास की दृष्टि विकसित करनी है, ठीक है ना। तो 99 भाइयों की हत्या करके अशोक सम्राट बना था। तो इस ग्रंथ का ये मानना है कि इन 4 वर्षों तक इसने हत्याएं की थी, ठीक है। अतः 4 वर्ष उत्तराधिकारी संघर्ष चला। उत्तराधिकारी संघर्ष चला। ऐसा ये लिखते हैं। और फिर क्या लिखते हैं, देखिए तारानाथ 6 भाइयों की हत्या बताते हैं। तारानाथ क्या कहता है कि 6 भाइयों की हत्या की, भाइयों की हत्या की, ठीक है। दिव्यावदान भी बताता है, ठीक है। हाँ, दिव्यावदान ने ऐसा कोई फिक्स आंकड़ा नहीं दिया, भाइयों के कुछ नाम दिए हैं, जैसे सुसीम का नाम दिया है, और जैसे ये जो सुबुद्रांगी थी, सुबुद्रांगी कहा गई, ये सुबुद्रांगी में इसके पुत्रों का नाम दिया है अशोक, और सबसे बड़ा पुत्र था सुसीम, मैंने कल भी बताया था आपको। और एक शख्स शिष्य था तिस्य, 3 पुत्रों के नाम वगैरह ये सब दिए हुए, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। हाँ, ये सब बताते हैं। और फिर आगे इन्होंने क्या लिखा है, अशोक को इन्होंने बहुत सारी और भी बातें की है। मैं अगली स्लाइड में ले जा रहा हूँ, आप लिख लो इसको। ये बौद्ध साहित्य वाले में भाग में लिखना है ना, ये इस जगह पूरी हो गई ना, तो अलग स्लाइड ला रहा हूँ, तो आप इसके नीचे ही लिखना है ना। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि बौद्ध साहित्य ने, स्पेशली महावंश और दिव्यावदान ने, बौद्ध साहित्य ने अशोक को चंड अशोक और कामाशोक कहा है। एक जगह इन्होंने और भी बात लिखी है, तथा कामाशोक कहा है, एवं लिखा है कि अब इन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र में एक नरक ग्रह बनाया था अशोक ने। नरक ग्रह का मतलब था कि जो भी कोई व्यक्ति अपराध करता था, जो भी आरोपी होता था, उस आरोपी को नरक नुमा या कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। तो राधा गुप्त के कहने पे इन्होंने एक नरक ग्रह भी बनाया था, उसमें ये एक प्रकार से कड़ी सी कड़ी सजाएं जो है वो वहां पे देते थे। ये भी इन्होंने बातें कही है। एवं लिखा है कि अशोक ने पाटलिपुत्र में नरक ग्रह यातना बनाई थी, यातना केंद्र बनाया था। देखिए इनमें सभी में एक सिमिलरिटी है कि अशोक लोगों को यातनाएं देता था, बहुत ही चंड प्रवृत्ति का था। बाकी नरक ग्रह जैसी यातनाएं कौन बनाता है, केंद्र बनाए थे। और कहते हैं कि यहाँ पर एक बार 500 कुरूप स्त्रियों को जला दिया था। ये भी बहुत साहित्य लिखता है, यहाँ पर 500 कुरूप स्त्रियों को जला दिया था, अब ये सब ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अशोक बौद्ध बनने से पहले एक प्रकार का इस टाइप का राक्षस प्रवृत्तियों का व्यक्ति था। अब आगे इसकी अगली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। वापस क्या कहते हैं कि बाल पंडित
बौद्ध था, समुद्र नाम दिया गया जिसका, उसके प्रभाव में आके अशोक ने नरक ग्रह बंद करवाए और वो धर्म अशोक बन गया था। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है, को जला दिया। कालांतर में बाल पंडित, इसको समुद्र भी कहते हैं, ये इसको आगे अपन पढ़ेंगे जब उसकी बौद्ध धर्म की दीक्षा आएगी उस समय, बाल पंडित के प्रभाव में आकर, पंडित नहीं पिंडक, बाल पिंडक, पंडित बाल पिंडक ठीक लग रहा है, चलो उसके ऊपर बाद में अपन बात कर लेंगे, अभी बाल पिंडक लिख लो, के प्रभाव में आकर ये यातना केंद्र बंद किए, ठीक है। अब देखिए ये सारी बौद्ध साहित्य की अतिरंजना है। उक्त विवरण बौद्ध साहित्य का अतिरंजित विवरण है, जिसका खंडन निम्न आधार पर किया जा सकता है, अब देखो खंडन करना जरूरी है, बहुत साहित्य ने तो बातें कह दी, लेकिन फिर बाकी इतिहासकारों ने खंडन किया। देखो खंडन के क्या तर्क दिए। सबसे पहला तर्क ये दिया गया कि बौद्ध साहित्य के अलावा इस प्रकार का वृतांत वर्णन किसी भी साहित्य में या अशोक के किसी भी अभिलेख में नहीं है। अगर कहीं होता तो डेफिनेटली इसका जिक्र हो जाता, पहला। दूसरा, अशोक के राज्याभिषेक के करीबन 10-12 साल बाद, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, राज्याभिषेक के कुछ साल बाद में 13वां शिलालेख खुदवाया गया, और 13वें शिलालेख के अंदर अशोक के 5वें शिलालेख की बात कर रहा हूँ, 5वें शिलालेख में अशोक के जीवित भाइयों और परिवार का नाम है। तो यहाँ सीधा सा स्पष्ट होता है कि उसने अपने भाइयों का नाम लिखा, डेफिनेटली भाइयों के प्रति प्रेम था, और जब चूंकि सारे भाइयों को मार दिया था तो जीवित भाई और परिवार बचा कहाँ से। अशोक ने अपने भाइयों के नाम लिखे। ये सशक्त प्रूफ साक्ष्य है इस बात का कि बौद्ध साहित्य ने सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें लिखी यहाँ पे, और अशोक को 99 भाइयों का हत्यारा बता दिया गया। बाद में हमारे इतिहासकारों ने भी परीक्षाओं में भी इस प्रश्न को तवज्जो दी और 99 भाइयों का हत्यारा करके अशोक को दर्शाया गया। तो अशोक इस प्रकृति का व्यक्ति नहीं था जिस प्रकृति का व्यक्ति बौद्ध साहित्य ने आरंभ में दिखाया है, और अशोक उस प्रकृति का भी व्यक्ति नहीं था जिस उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति अशोक को बाद में दिखाया। ठीक है, पूरा पढ़ोगे ना अशोक, उस दिन आप अशोक के बारे में मूल्यांकन कर सकते हो। अभी आप देखिए कि कौन से तर्क हैं जिनके आधार पर इसका खंडन किया जा सकता है। ठीक है, अलग स्लाइड पे आ रहा हूं मैं। पहला तर्क, समकालीन साहित्य व अशोक के अभिलेख में भाइयों की हत्या का कोई विवरण नहीं मिलता। कोई विवरण नहीं मिलता सिवाय बौद्ध साहित्य के, सिवाय बौद्ध साहित्य के। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अतिरंजित है ये।
कुछ एक्स्ट्रा गैजेट करके, कुछ ज़्यादा बढ़ावा चढ़ावा करके दिखाया गया। दूसरा, 5वें दीर्घ शिलालेख, इन शिलालेखों को मैं आगे समझाऊंगा आपको। दीर्घ शिलालेख जो कि राज्याभिषेक के कुछ वर्ष बाद उत्कीर्ण करवाया में अशोक ने अपने परिवार व जीवित भाइयों के नाम लिखे हैं। अतः भाइयों का वध या भाइयों की हत्या नहीं की थी। नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये दो ऐसे हमारे पास तर्क है जिसके बेस पे हम बौद्ध साहित्य के उस विवरण को खारिज करते हैं जिसमें उन्होंने वो एक प्रकार से ये सारा कार्य किया था। यहाँ लिखा गया था कि उसने हत्याएं की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक बात और जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है कि इन 4 सालों में राज्याभिषेक से पूर्व, ये 1 मिनट, ये नोट करके आप नीचे डाल देना, यहीं डाल देना कि राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैनी या आप कह दो अवंती का गवर्नर था या उपराजा था का प्रांतपति था। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कई बार। अब ये बात हो गई हमारी यहाँ पे पूरी। तो देखिए, आरंभिक जीवन हो गया, राज्याभिषेक हो गया, और अब हम बात करेंगे अशोक के साम्राज्य विस्तार की। ठीक है, अब साम्राज्य विस्तार आएगा। ठीक है, अब हम साम्राज्य विस्तार में एकमात्र अभियान, साम्राज्य विस्तार के अंदर अशोक ने एकमात्र अभियान किया था। ठीक है, और आप सभी को अच्छे से पता है कि शासनकाल के 8वें वर्ष, जैसा कि 13वां शिलालेख हमें बताता है कि शासनकाल के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग का अभियान किया था। ठीक है, मतलब 261 ईसा पूर्व में। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये दाया नदी है, और दाया नदी है ये, जो कि भुवनेश्वर के पास में ही है, उड़ीसा में। आजकल धौली की पहाड़ियों में चलती है। ठीक है, और इसी किनारे यहीं पर कलिंग का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बारे में हम अभी जानकारी हासिल करेंगे। साम्राज्य विस्तार के अंदर सबसे पहला पॉइंट, कलिंग ही क्यों, थोड़ा मैप समझते हैं। मैप देखिए आप, ये इलाका जो है, ये इलाका यहाँ का, ये इलाका है कलिंग का। ठीक है, ये कलिंग है, और महापद्मनंद ने, जो कि नंद वंश के एक प्रतापी शासक थे, और मैंने जैन धर्म में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया था कि वो
महापद्मनंद कलिंग जिन की मूर्ति लेके गया था। ऐसा मैंने कहीं बताया है पीछे की किसी क्लास में, मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको याद होना ही चाहिए। तो महापद्मनंद ने कलिंग को पहली बार मगध में मिला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग मगध का हिस्सा ही था। संभवतः बिंदुसार के समय कलिंग स्वतंत्र राज्य बन चुका था और अशोक मौर्य चाहता था कि कलिंग अपनी स्वतंत्रता समाप्त करें और मगध का पुनः हिस्सा बने। ऐसा अशोक क्यों चाहता था, इसके पीछे कई सारे तर्क, कई सारे कारण, कई सारे बातें, कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। कौटिल्य कहते हैं कि कलिंग के हाथी और सूती वस्त्र बड़े प्रसिद्ध थे, अशोक की नजर उनके ऊपर थी। लामा तारानाथ कहते हैं कि कलिंग के कुछ लुटेरे थे जो मणि मुक्ताएं चुरा कर लेके गए थे, उनको पुनः लाने का मेन उद्देश्य था। रोमिला थापर, पिलनी जैसे लोग ये कहते हैं कि कलिंग व्यापारिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था और चूंकि बंगाल की खाड़ी को भी टच करवाता था और यहाँ कई सारी नदियाँ भी थी, गोदावरी महानदी का डेल्टा क्षेत्र भी था, साथ साथ में यहाँ पर कई छोटी मोटी और भी नदियाँ हैं, इसके कारण उपजाऊ क्षेत्र भी था। तो कलिंग आर्थिक और व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका था और दक्षिण भारत को टच भी कर रहा था। ऐसी स्थितियों में कलिंग सामरिक रूप से, व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से हर तरह से एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र था। इस वजह से अशोक चाहता था कि कलिंग मगध का हिस्सा रहे और इस कारण अशोक ने कलिंग पर अभियान किया। अशोक का 13वां शिलालेख यह हमें बताता है। इस अभियान में लाखों लोग मारे गए, हजारों लाखों गिरफ्तार किए गए, अपंग कितने हुए जिसकी कोई संख्या नहीं है और इस प्रकार कलिंग का विलय मगध में कर दिया गया। मगध शासक कौन था उस समय, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कोई भी समकालिक साहित्य शासक का नाम नहीं बताती। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कुछ लेखक जगन्नाथ, नंदराज जैसे नाम बताते हैं, वो अपने स्तर पर बताते हैं। किसी भी साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य में कलिंग के तात्कालिक शासक का नाम नहीं आता। जो बताते हैं वो क्यों बताते हैं वो मैं बताता हूँ। एक फिल्म आई थी अशोका और एक सीरियल चलता था अशोक। उस सीरियल के अंदर जगन्नाथ का बताया गया है, उसकी बेटी से प्रेम होता है अशोक को और उस प्रेम को पाने के चक्कर में ये सब किया। ये निहायत ही घटियापन है, क्योंकि जब कोई कारण ना मिले इतिहास में तो इस तरह से रोमांस का तड़का डालने के लिए इतिहास के साथ इस तरह से छेड़छाड़ एक इतिहास का विद्यार्थी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन फिल्मों ने और उन सीरियल ने प्रेम का कारण बताया। जगन्नाथ की बेटी फिर भाग के जाती, मैंने भी वो सीरियल थोड़ा दिन देखा था। फिर इस प्रकार अगर उन सीरियल्स की माने तो प्रेम का चक्कर था पूरा, जबकि इतिहासकार कुछ अलग बताते हैं। और इन कारणों के चलते कलिंग पर अटैक किया, कलिंग जीता, विलय हुआ और कलिंग के 2 केंद्र बना दिए, धौली और जोगठ। ठीक है। और फिर कलिंग के ऊपर यूं कहिए कि इस युद्ध के दौरान जो रक्त बहा था, इस युद्ध के दौरान जो विभत्स दृश्य जो अपनी आंखों से अशोक ने देखे थे, इससे अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है, अशोक का हृदय पिघल जाता है और अशोक मौर्य ने साम्राज्यवादी नीति को हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिया और भेरी घोष के स्थान पे, भेरी मतलब युद्ध क्षेत्र, युद्ध नीति, भेरी घोष के स्थान पे धम घोष का आगाज किया। ये एकमेव अद्वितीय एग्जाम्पल है पूरे भारतीय इतिहास का, जब किसी शासक ने साम्राज्यवादी नीति छोड़कर अहिंसक नीति अपनाई हो एक युद्ध के बाद। और इसीलिए एस.सी. राय चौधरी ने कहा था कि अंग विजय के साथ जो तलवार उठी थी वो कलिंग विजय के बाद में बैठ गई थी और मगध का पतन उसी दिन से शुरू हो जाता है। ये स्टेटमेंट मैं पहले लिखवा चुका हूँ किसी क्लास के अंदर। ठीक है। अब हम इन बातों को जो है वो यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। समझना और लिखना दोनों बातें साथ में चलती रहेगी। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि महापद्मनंद
कलिंग का विलय मगध में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी कलिंग मगध का हिस्सा था। आ गया था संभवतः देखो संभवतः लिख रहा हूं ना, अरे भाई क्या हो गया, वापस कौन लिखेगा? पूरा वापस लिखना पड़ेगा। चलो भाई लिखो, और तो क्या करें। महापद्मनंद के समय, कितना बुरा होता ना वापस लिखना, पद्मनंद के समय, और बच्चे कहते सर सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर का अलग पढ़ाओगे क्या? के समय, एक बार में हमारी तो हालत खराब हो जाती है, के समय कलिंग मगध का हिस्सा बना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बना रहा। संभवतः बिंदुसार के समय कलिंग स्वतंत्र हुआ। अशोक कलिंग का विलय मगध में पुनः करना चाहता था क्योंकि अब मैं कारण अगले पेज पे जा रहा हूँ, वापस से बताऊंगा। ये दया नदी का इलाका है और इसी के किनारे युद्ध हुआ था, आपके धौली की पहाड़ियों के अंदर कलिंग का वार हुआ था। ठीक है, अब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। अब देखिए निम्न कारण थे। अब कौन कौन से कारण थे, उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। कारणों पे चर्चा करूँ उससे पहले मैं वापस आपको मैप दिखाना चाहूँगा। ठीक है, मैप आप वापस देख लीजिए। ये है कलिंग यहाँ पे। ठीक है, ये कलिंग का इलाका है और ये इलाका, ये कलिंग इलाका है। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंस होगा इसका। ये यहाँ से सीधा आपकी इनको समुद्र तट मिल रहा था और दक्षिण भारत का क्षेत्र भी मिल रहा था। मुझे मेन रीज़न यही लग रहा है, व्यापारिक पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि कई सारे कारण यहाँ से बैठ रहे हैं। इन कारणों को हम ऐसे करते हैं, इस मैप में कारणों को दर्शा देते हैं, इसमें दर्शा देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अब मैं एक एक कारण बता रहा हूँ, आप कलिंग को ठीक से देखते रहना। नहीं, कौन सा मैप गलत आ गया। ठीक है, अरे भाई 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 अब इसके कारण क्या क्या थे, मैं एक एक कारण पर बात करूंगा। सबसे पहला कि
वैतरणी, लांगुलिये, नदियों, लांगुलिये, गोदावरी, महानदी क्षेत्र होने के कारण उपजाऊ था। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी व दक्षिण भारत का संपर्क था। इस कारण व्यापारिक व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण। ठीक है। अब देखिए, ये रोमिला थापर मुख्य रूप से इस बात का कहती है और पिलनी भी कुछ लिखते हैं। इन दोनों का ये दो आपके इस कारण का समर्थन करते हैं। कौटिल्य का मैंने आपको बता दिया कि सूती वस्त्र व हाथी प्रसिद्ध थे यहाँ के। इस वजह से ये कौटिल्य कहते हैं कि इस वजह से आक्रमण हुआ अर्थशास्त्र में। ठीक है। इसके अलावा आपके समुद्री लुटेरे, ये जब भी ऐसी कोई अजब गजब बात आए ना, तब समझना कि यह लामा तारानाथ ने लिखी होगी। लुटेरे नागाओं द्वारा मणिमुक्ति, मणि होगी हो, मणिमुक्ति कह दो, मणि को वापस लाने हेतु आक्रमण। और ऐसे सवाल ही परीक्षा में आते हैं, हेतु आक्रमण। ये तारानाथ लिखते हैं। ठीक है। ये तीन आपको याद रखने, ये तीन मेन कारण बताए जाते हैं और ये सबसे अहम कारण था। ठीक है। अब इन कारणों के चलते मगध से अटैक होता है कलिंग के ऊपर। ठीक है। कलिंग के अंदर, और कलिंग पर जब अटैक हुआ तो कलिंग के अंदर यूं कहिए कि इसका राजा कौन था, इसके बारे में आज तक कोई ऐसा पुख्ता हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे ये माना जाता है कि यहाँ पे कोई गठबंधन होगा या कोई महत्वपूर्ण राजा होगा नहीं। अगर महत्वपूर्ण राजा होता तो उसका कोई न कोई अभिलेख मिल जाता। ठीक है। तो अब आगे लिखते हम, उक्त कारणों के चलते शासनकाल के 8वें वर्ष, शासनकाल का 8वां वर्ष मतलब 269 - 8, शासनकाल के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण किया, जिसकी जानकारी अशोक का 13वां शिलालेख देता है। शिलालेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 13वें शिलालेख वाला भी और ये 8वें वर्ष वाला भी। ठीक है। 13वां शिलालेख देता है। ठीक है, देता है। इस समय
कलिंग शासक कौन था, इसकी जानकारी कोई भी स्रोत नहीं देता। इसकी जानकारी कोई भी स्रोत नहीं देता। अब ये गाइडें आती ना, इनको आप स्रोत मत मान लेना। स्रोत का मतलब है तात्कालिक स्रोत से, ठीक है। बाकी गाइड है तो नंदराज, जगन्नाथ, पता नहीं क्या क्या बता देती है, कोई नहीं देता। हाँ बट ये मैं भी लिखूंगा कि RBSC के अंदर और गाइड के अंदर जगन्नाथ और नंदराज नाम मिलता है, और ये निहायत ही गलत है, लेकिन हाँ हमें तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नहीं देता। फिर आगे देखिए, इस आक्रमण में, इस कलिंग युद्ध, यह कलिंग युद्ध धौली पहाड़ियों में प्रवाहित होने वाली दया नदी भुवनेश्वर के पास में ही है कहीं, दया नदी के किनारे हुआ। मैंने बताया ना आपको, फोटो बता ही दिया ना, ये रहा। इस स्थान पे युद्ध है वो लड़ा गया था। कितना खूबसूरत स्थान है ये, यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था, किनारे हुआ। इसमें लाखों कलिंग के नागरिक मारे गए, लाखों नागरिक मारे गए, ठीक है। और अशोक विजयी हुए, ठीक है। और अब देखिए, ये बात तो हो गई, इस युद्ध का घटनाक्रम हो गया, कारण हो गया। अब मैं आता हूँ इस युद्ध के परिणामों के ऊपर। इस युद्ध के परिणाम क्या निकले, ठीक है। परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और हम परिणामों पर बात करेंगे अभी। सबसे पहला परिणाम, कलिंग मगध का हिस्सा बन गया। मगध का हिस्सा बन गया, तथा इसकी 2 राजधानियां बनाई। ठीक है, 2 राजधानियां बनाई। देखिए, ये धौली और जोगढ़, ठीक है। 2 राजधानियां कौन सी बनी? धौली, आजकल धौली कहते हैं, पहले इसको सोमपा कहते थे, और दूसरी जोगढ़, ठीक है। धौली और जोगढ़, नहीं, धौली को सोमपा नहीं, धौली को तोसली कहते थे, सॉरी, तोसली, और इसे कहते थे सोमपा, ठीक है। ये उत्तर में धौली और दक्षिण में जोगढ़, ठीक है। थोड़ा सा इसका देख लेना, ये दोनों देख लेना, मैं मिटा रहा हूँ नाम
धौली और जोगढ़ 2 राजधानियां बना दी। इस तरह से साम्राज्य विस्तार का कार्य हो गया। ठीक है, धौली उत्तरी राजधानी और जोगढ़ आपके दक्षिणी राजधानी। तोसली और सोमपा ऐसे बोल सकते हो आप। तो सोमपा और जोगढ़ को कहा गया, और धौली है वो, धौली तोसली ऐसे नाम है वो आपके सेट हो जाएगा। ये तो अभी, ये तो वर्तमान के नाम है, ये पहले के नाम है। ठीक है, एक तो पहला परिणाम ये निकला। दूसरा परिणाम क्या निकला? अशोक ने राजा की उपाधि ली। अशोक को राजा की उपाधि दी उस समय जनता ने, राजा की उपाधि। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, विभत्स दृश्य देखकर साम्राज्यवादी नीति त्याग कर भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध नीति के स्थान पर धम नीति, मतलब अब हम राज्य विस्तार नहीं करेंगे, और करेंगे तो धर्म की सहायता से करेंगे, युद्ध की सहायता से नहीं। भेरी का मतलब होता है भेरी बस्ती थी पहले, युद्ध से पहले, इसलिए उसको भेरी घोष कहते हैं। स्थान पर धम घोष की नीति अपनाई। ठीक है, यह भारतीय इतिहास का एकमात्र उदाहरण है, एकमेव अद्वितीय उदाहरण है। लेकिन 13वां जो लेख था, 13वां शिलालेख, उसमें एक जगह बड़ी भयंकर बात लिखी है अशोक ने कि अविजित क्षेत्र को जब विजित बनाते हैं तो ऐसी युद्ध, ऐसी हत्याएं, मृत्यु और बंदी भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हृदय परिवर्तन पता नहीं किस चीज का हुआ था। तो अविजित क्षेत्र को विजित बनाने हेतु बंदी बनाना, मृत्यु, हत्या भी अनिवार्य हो जाती है, अनिवार्य होती है। किसमें लिखा है? 13वें शिलालेख में। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तीसरा मेन परिणाम निकला यहाँ पे, साम्राज्यवादी नीति हो गया, और इसके साथ साथ में आपके ये सारा मैटर जो है वो आपके आ गया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से परिणाम आप देख पा रहे होंगे कि कलिंग का विलय हो गया और राजा की उपाधि ले ली, और ये धम नीति को हमेशा के लिए अपना लिया और भेरी घोष को हमेशा के लिए त्याग दिया। यह अशोक के काल का एकमात्र युद्ध अभियान था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता ही है ना अब तो। इस प्रकार कलिंग युद्ध अशोक के काल का एकमात्र युद्ध अभियान रहा। ठीक है, अब कलिंग के साथ साथ में मुझे थोड़ा कश्मीर बताना है आपको। कश्मीर, देखिए राजतारिंगिणी, ह्वेनसांग, ये दोनों कश्मीर की जिस तरह से व्याख्या करते हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कश्मीर भी अशोक के साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक कश्मीर हिस्सा नहीं था। कई बार पूछते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन सा भाग चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं था, तो कश्मीर नहीं था उस समय। ठीक है, नेपाल के बारे में भी संशय चल रहा है, तो ललितापट्टनम वाला तो मैंने आपको कटवा ही दिया था, आपको याद ही होगा। ठीक है, तो कश्मीर में क्या याद रखना है कि राजतरंगिणी ग्रंथ क्या कहता है, के अनुसार अशोक कश्मीर का शासक था। और जालोक पुत्र की भी बात मैंने आपको आगे बताई थी। अशोक कश्मीर का शासक था। इसने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसाया था। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसाया था। ठीक है, जालोक की बात ऑलरेडी लिखी हुई है। वैनशांग क्या कहता है, चीनी यात्री वैनशांग कहता है कि अशोक ने पूरा कश्मीर बौद्ध संघों को दान में दे दिया था। तो दान में तो तभी दिया जाता जब वो क्षेत्र उनके पास में हो। ठीक है, तो वैनशांग का विवरण क्या कहता है कि अशोक ने कश्मीर बौद्ध संघों को दान में दिया था। इस प्रकार कश्मीर अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, अब देखिए कश्मीर हो गया, कलिंग हो गया। अब ये मैप हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब ये मैप क्या कह रहा है, इस मैप को आप समझिए कि ये जो आप पूरा देख रहे हो नीले कलर का, गहरा नीला, ये पूरा क्षेत्र जो है यह अशोक के साम्राज्य का हिस्सा है। और ध्यान रखना, ये जो इलाका है, एक तो यह बाहर रहा हुआ है श्रीलंका और सुदूर दक्षिण क्षेत्र, और एक बाहर रहा हुआ है ये असम का प्रदेश। ठीक है, कश्मीर आ गया, नेपाल तक आ गया, और इधर आपके काबुल कंधार तक की बात आ गई। ये पूरा अशोक के राज्य में शामिल था। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि अशोक के साम्राज्य में सुदूर दक्षिण ये सुदूर दक्षिण, इसको अपन ऐसे एरो करके भी डाल सकते हैं इस टाइप से, सुदूर दक्षिण तथा असम का क्षेत्र शामिल नहीं था। शेष संपूर्ण भारत, अखंड भारत कह सकते हो, भारत अशोक के साम्राज्य का भाग था। अशोक के साम्राज्य का भाग था। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है, आगे अपन अभिलेख पढ़ेंगे तब और ज्ञान हो जाएगा कि कंधार काबुल से इनके अभिलेख मिले थे, बंगाल से अभिलेख मिले, इस पूरे इलाके पे अभिलेख मिले हैं। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप है वो ये थोड़ा सा यहाँ और ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इलाकों को अगर छोड़ दो आप, तो पूरे भारत पर है वो अशोक का शासन था। एक असम को छोड़ना है आपको, और एक आपको छोड़ना है सुदूर दक्षिण का क्षेत्र। ठीक है, सुदूर दक्षिण का क्षेत्र, ये दोनों अगर आप क्षेत्र छोड़ दोगे तो बाकी पूरा क्षेत्र
अशोक के शासनकाल का हिस्सा था। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं, अशोक के अभिलेखों में 3 नाम मिलते हैं। एक मिलता है विजित क्षेत्र, एक मिलता है अविजित क्षेत्र, और एक मिलता है प्रत्यंत क्षेत्र। ठीक है, प्रत्यंत क्षेत्र। तो ये दोनों साम्राज्य से बाहर थे, साम्राज्य से बाहर। ठीक है, और ये साम्राज्य का हिस्सा थे। साम्राज्य का हिस्सा। प्रत्यंत कहा गया था सीमावर्ती इलाकों को। ठीक है, गुप्त काल में और उसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये अशोक के अभिलेखों की शब्दावली है। ठीक है, अभिलेखों में शब्दावली का यूज किया गया है, विजित, अविजित और प्रत्यंत। तो ये अविजित क्षेत्र थे, और ये जो सीमा लगते हुए इलाके हैं ये प्रत्यंत प्रदेश थे। मैं अभिलेखों में आपको समझाने वाला हूँ। ये प्रत्यंत प्रदेश थे ये पूरे। ठीक है, यहाँ पे जो भी राज्य थे वो, और बाकी ये पूरा अविजित प्रदेश था जो आपके अशोक की सीमा का हिस्सा नहीं था। ठीक है, बस इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हमारे आज का कंटेंट इतना ही। अब हम कल आगे बात क्या करने वाले हैं। देखो, आरंभिक जीवन हो गया, राज्याभिषेक पढ़ लिया, साम्राज्य विस्तार को हमने देख लिया। अब कल की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक नीति पर रहेगी। और कलिंग युद्ध के बाद में अशोक अपने आप को काफ़ी रिग्रेट कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था, और अपने इस रिग्रेशन से बाहर आने के लिए फिर वो किस तरह 1 साल तक मतलब यूँ कहिए कि गुफाओं में चला जाता है, फिर कई सारे 84,000 स्तूपों का निर्माण करता है, फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ उसका झुकाव बढ़ता जाएगा, और ऐसे करते करते वो सारे धार्मिक कार्य करता है। उस पूरी नीति को हम कल समझने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।